जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रीति सिंह फिर से स्वागत करती हूं अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। दोस्तों, आप सभी को पता है मैं यूपीएससी पीसीएस के लिए आपको जीएस सेकंड करा रही हूं, जिसमें मैंने आपको पूरा जो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार है, मतलब कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो 2 क्लास में पूरा कंप्लीट करा दिया। जिसमें कंपनी ताज के शासन से लेकर कंपनी के शासन तक ये पूरा जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 से लेकर 1947 स्वतंत्रता तक पूरा कंप्लीट कराया है। उसे आप जाके देखना, बहुत अच्छे से दोस्तों समझाया है। तो अगर जब आप देखेंगे तो वो आपको पता ही चल जाएगा कि कैसे समझाया मैम ने। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कराया 2 क्लास में। देन मैंने भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं वो कराया पूरा, वो भी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तीसरा, मैंने जो पिछली क्लास ली थी उसमें भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण प्रक्रिया जैसे भी थी, कितना टाइम बनने में लगा, भारतीय संविधान सभा में कितने मेंबर थे, कैसे कितनी बैठकें हुई, वो सब कराया। तो अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है ये भारतीय संविधान का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी विशेषताएं और भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया, तो आपको मेरे चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाकर देखना है। दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, तो आपको सारी वीडियोस जो भी मेरे 4-5 लेक्चर है जीएस सेकंड के यूपीएससी मेंस के लिए, वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको अच्छे से देखना है और अपनी तैयारी को दोस्तों आगे बढ़ाना है। दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ प्रस्तावना ना सिर्फ दोस्तों यूपीएससी पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, आरएएस हो या फिर बीपीएससी हो, ना सिर्फ उसमें हेल्प करेगी बल्कि जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो अपना एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपी हो, यूपीएसआई हो या दिल्ली पुलिस हो, या यूपी का एसआई का एग्ज़ाम हो, या एसएससी सीपीओ में एसआई की पोस्ट के लिए हो, या फिर दोस्तों कोई एक मतलब एसएससी के एमटीएस के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो हो। इसमें बस मैंने आपको पहले भी बताया अंतर क्या होता है। यूपीएससी जैसे कि हम सभी को पता है वर्ल्ड की टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो इसमें दोस्तों टफ ही क्वेश्चन जनरेट करते हैं एग्जामिनर, मतलब काफ़ी टफ क्वेश्चन का लेवल बहुत अलग होता है, एकदम स्टैंडर्ड होता है क्वेश्चन का, जिसे हम कह सकते हैं। जैसे कि उसमें दोस्तों बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट होती है। जैसे एक क्वेश्चन हो गया कि भारतीय संविधान के अगर निर्माण से है तो उसका भारतीय संविधान का निर्माण में कौन कौन शामिल थे, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। और दोस्तों उसकी 4-5 मतलब कई बार तो 6-6 स्टेटमेंट एग्जामिनर देता है, क्योंकि टफ लेवल है, क्योंकि एग्जाम ही इतना बड़ा है, वर्ल्ड की टफेस्ट एग्जाम है, जिसे पास करके हम आईएएस और आईपीएस बनते हैं। तो दोस्तों स्टैंडर्ड तो होगा ही, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो अपने तरीके के लेवल के क्वेश्चन सेट करते हैं। देन अगर हम पीसीएस की बात करें तो उसमें फैक्चुअल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब जैसे हम प्रस्तावना से ही ले लें, तो जैसे प्रस्तावना क्या वाद योग्य है, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है क्या वो वाद योग्य है या नहीं। प्रस्तावना में जैसे कि पूछ देंगे कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ऐसे करके कैसे क्वेश्चन जनरेट होंगे वो भी मैं आपको पता है कैसे पढ़ाती है प्रीति मैम। तो मैं 360 डिग्री से पढ़ाऊंगी। जैसे आज प्रस्तावना पढ़ेंगे तो ऐसे इसका पोस्टमार्टम कर देंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आए दोस्तों हम अपना राइट ही करके आएंगे। आज मैं प्रस्तावना आपको पूरी समझा दूंगी कि मतलब इससे जैसे क्वेश्चन बने हैं प्री में, मेंस में। अभी जैसे स्टार्ट करूंगी ना तो मैं आपको बताती हुई चलूंगी कि कहाँ से प्री में क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि आप सभी को पता है मैंने प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से किया है और मैं आप सबको भी यही सलाह दूंगी, पहले भी दी है कि सबसे पहले मैंने क्लासेस स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट की थी आपको यूपी पीसीएस का सिलेबस निकलवा लेना है। और मतलब ऐसे नहीं कि आप फोन से पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है तो आंखें पेन होने लग जाती है और चीज़ें इतना नहीं हम कर सकते। जो काम हम दोस्तों हाथ से मतलब पेन पेपर उठा के करते हैं वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। अभी जैसे सिलेबस अगर हमारे हाथ में है तो हम जैसे घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं या फिर छत पे वॉक कर रहे हैं खाना खाने के बाद, तो अपने सिलेबस को हाथ में रखें और उसको देखते रहें। तो दोस्तों उससे हमें डिमांड पता चलती है कि आखिरकार यूपी पीसीएस का सिलेबस क्या है, डिमांड क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम सप्लाई करते हैं, मतलब हम चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर दोस्तों
हमें डिमांड ही पता नहीं होगी, सिलेबस ही पता नहीं होगा, तो हम अनवांटेड चीज़ें पढ़ लेंगे जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। वो सिलेबस इतना वास्ट है कि वो कंप्लीट ही नहीं होगा। अपने को दोस्तों हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, साइंस टैग पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, तीनों साइंस पढ़नी है, और बाकी भी चीज़ें हैं जैसे कि इकोनॉमी है वो पढ़ना है। तो दोस्तों अगर हम ऐसे अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी से नहीं चलेंगे तो कवर नहीं हो पाएगा, और 3-4 साल निकल जाएंगे, ना ही कोई पीसीएस का पेपर निकलेगा, ना ही कोई अदर एग्जाम निकलेगा। तो दोस्तों यही है, अपने को एकदम स्मार्ट स्ट्रेटेजी से चलना है। जैसे कि पहले बताया कि सिलेबस निकलवा लो, देन दोस्तों हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। मैंने तो 10 साल के कर रखे हैं, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया मैंने 22 वाला अपना पीसीएस दिया था यूपी का, तो मेरा सेट में 2 नंबर से रह गया था। तो मैंने बहुत अच्छे से 10 साल के प्रीवियस ईयर को कर रखा है, तो मुझे पता है कि प्रस्तावना से कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, पीटी में, मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको उसी आधार पर आपकी भी तैयारी करा रही हूँ। जैसे कि अगर आप मेरी पिछली क्लासेस देखेंगे 4-5, तो जब मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कराया तो उसमें भी मैं सारी चीज़ें बताती हुई चली कि पीटी में ऐसे क्वेश्चन बने हैं, मेंस आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं आज भी आपको प्रस्तावना ऐसे ही समझाऊंगी, और आपको एकदम ऐसा लगेगा कि प्रस्तावना कुछ भी नहीं है। आज आपको मेरे बहुत से दोस्तों को प्रस्तावना याद भी नहीं होगी, तो मैं ये कहूँगी सबको दोस्तों अपनी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो याद होनी चाहिए, एकदम ओरली टिप्स पे होनी चाहिए कि आखिरकार हमारी जो प्रस्तावना में उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो आज आप इसे याद मेरे साथ करेंगे, और इससे दोस्तों जैसे भी पीटी में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं वो भी कराऊंगी, और मेंस में भी दोस्तों यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनता है प्रस्तावना से, और कैसे क्वेश्चन बना है वो मैं आज आपको एक जब क्लास खत्म करा दूंगी तो लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, वो आपको लिखना है, आपको ट्राई करना है लिखने की कि हम अपना आंसर एक अच्छा कैसे लिख सकते हैं। अगर आप लिखने की कोशिश करना, टेलीग्राम लिंक मैंने शेयर कर देती हूँ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको वहाँ पर शेयर करना आंसर करके, तो फिर मैं चेक करूँगी। और अगर जिस बच्चे से नहीं लिखा जाएगा तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास जो मैं संडे तो क्लास नहीं लूँगी दोस्तों, क्योंकि संडे का मैं ये रखूँगी मंडे टू सैटरडे अपने को पढ़ाई करनी है, और दोस्तों संडे का यही रखो कि सबको रिवीजन करनी है। दोस्तों प्रीति मैम क्या कहती है, अल्टीमेटली दोस्तों रिवीजन ही की है, सक्सेस की रिवीजन ही की है। अगर आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो दोस्तों कुछ फ़ायदा नहीं है, सारी चीज़ें माइंड से स्किप होनी शुरू हो जाएंगी, और एंड तक हमें ऐसा लगेगा कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मंडे टू सैटरडे आपको पढ़ना है, 7 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है पीसीएस यूपीएससी के लिए। देन आपको संडे दोस्तों अपना रिवीजन का रखना है। जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको रिवाइज करें, फिर मंडे से अपना नया शुरू करें। तो दोस्तों आज की मैं अपनी क्लास शुरू करने जा रही हूँ, आपको अच्छे से देखनी है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट हो रहा है, आप क्लास को पूरा अंत तक देखा करें। क्या आपको पता है एक बोर्ड की लिमिटेशन होती है, कई चीज़ मैं आपको ओरली बताती चलती हूँ, जैसे जो जो मेरे माइंड में आती जाती हैं। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप मेरी क्लास का पूरी तरह लाभ नहीं उठा पाएंगे, और अपनी तैयारी फिर पता ही है आपको, एंड तक सब कुछ ऐसा लगता है कि यार तैयारी नहीं है, इस बार अटैम्प्ट नहीं देते। तो अब अभी से ही आप तैयारी अच्छे से करते हुए चले, और वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन पे ऑल नोटिफिकेशन कर ले, ताकि जैसे ही मैं अपनी क्लास रिकॉर्ड करके डालती हूँ तो आपको मेरी क्लास आते ही पता चल जाए कि मैम की क्लास आ गई है। तो आपको दोस्तों आते ही अपना बैठ जाना है पेन पेपर उठा के, और अपनी क्लास को, जैसे मैं बोलती जाती हूँ कई चीज़ तो बोर्ड पे है तो आप उसको नोट करते जाए, कई चीज़ जैसे ओरली बताती हूँ तो आप उसको भी नोट करते हुए रहना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं। दोस्तों आज शुरू करते हैं प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें प्रस्तावना से क्वेश्चन ना आता हो। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप सभी को पता है, मैं जीएस सामान्य अध्ययन सेकंड करा रही हूँ, जो कि है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था, मतलब कि इंडियन पॉलिटी। ये ना सिर्फ दोस्तों जैसे मैं मेरे पढ़ाने का तरीका मैं 360 डिग्री से पढ़ाती हूँ, प्रस्तावना को ऐसे कराऊंगी कि ना उससे जैसे ना ही हमारा पीटी में कोई क्वेश्चन छूटे, ना ही हमारा मेंस में। अगर दोस्तों इससे
पीटी से एक भी बाहर क्वेश्चन आ गया ना तो आप मुझे बताना कि मैम यहाँ से क्वेश्चन बना है। अभी आज इस क्लास में मैं कोशिश करूँगी पूरी प्रस्तावना समझा दूँ, पूरी प्रस्तावना समझा दूँगी और कुछ क्वेश्चन भी लिए वो भी कराऊंगी। एक क्लास और लगेगी दोस्तों प्रस्तावना में, जितने और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगी, क्योंकि दोस्तों यही क्लास आज अपनी एक घंटे से शायद ऊपर भी चली जाए, क्योंकि प्रस्तावना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तावना हो गई, फंडामेंटल राइट हो गए, डीपीएसपी हो गया। इन क्लास में दोस्तों 1 से 2 लेक्चर अपने लगेंगे, तो लेक्चर चाहे हमें 3 भी लेने पड़े पर चीज़ें एक भी अपनी एग्जाम में ऐसी ना हो कि छूट जाए, क्वेश्चन आए तो हम अटेम्प्ट ना कर पाए। तो ऐसे अपनी तैयारी करेंगे कि क्वेश्चन आए तो हम एकदम उसको राइट ही करके आएंगे। हमें चीज़ों को दोस्तों बढ़ाते हुए चलना है। जैसे कि आज मैं बता रही हूँ भारतीय जीएस सेकंड है, ये सामान्य अध्ययन सेकंड, जो कि है अपना इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें दोस्तों मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। जब आज हम ये सारे पॉइंट्स कर लेंगे तब मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दूंगी, उसका आंसर आपको लिखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप कितना चीज़ों को अच्छे से अपने आंसर राइटिंग में लिख पा रहे हैं। जैसे दोस्तों आज हम पीटी से जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो भी, और मेंस में आपको कैसे लिखना है वो भी मैं बताते हुए चलूंगी, या कैसे क्वेश्चन बने हैं। देखो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना दोस्तों पहला ही है, संविधान का मूलभूत दर्शन प्लस महत्वपूर्ण कुंजी है। क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? संविधान का मूलभूत दर्शन है और क्या है? महत्वपूर्ण कुंजी। प्रस्तावना को संविधान की दोस्तों एक महत्वपूर्ण कुंजी माना जाता है। ऐसे ही पूछ लेंगे कि किसको भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण कुंजी माना जाता है, तो ऐसे दे देंगे प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण कुंजी माना जाता है प्रस्तावना को, तो ये आपको एकदम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों? और दोस्तों सेकंड बता दूं, हमारे भारतीय संविधान का सार रूप है। ये क्या है? प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान का क्या है दोस्तों? सार रूप है। नेक्स्ट दोस्तों इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों इससे प्रीवियस ईयर में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बना है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन बना है, एमपीपीसीएस में भी क्वेश्चन बना है। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको दोस्तों? ये उद्देशिका, और प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं। तो या तो उद्देशिका आएगा कि उद्देशिका को, फंडामेंटल राइट को, डीपीएसपी को। तो आपको ध्यान रखना है संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों अपनी प्रस्तावना को। दोस्तों अभी मैं शुरू कराने जा रही हूँ प्रस्तावना। अभी आपको बहुत से बच्चों को याद हो जाएगी, जिनको याद नहीं है तो आप 1-2 बार प्रस्तावना को पढ़ेंगे या 4-5 बार, किसी को तो जिसको याद होगी तो वो तो अपनी रिवीजन कर लेगा, और जिसको नहीं याद है वो 3-4 बार इसको पढ़ेगा ना तो वो उसको भी प्रस्तावना याद हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर आपको प्रस्तावना याद होगी ना, 7 से 8 क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट प्रस्तावना से बनते हैं। वो कैसे बनते हैं आज आप देखेंगे पूरी प्रस्तावना को जब पढ़ेंगे हम। दोस्तों प्रस्तावना हमारी यहीं से शुरू है। हम भारत के लोग, भारत को क्या दोस्तों? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कैसे? इंग्लिश में यहीं से स्टार्ट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या दोस्तों? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों इससे डायरेक्ट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इनके जो ये शब्द है ना आगे पीछे दे देंगे, जैसे कि गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, इनको बोलेंगे कि सीक्वेंस से लगाना है, मतलब शब्द आरोही या अवरोही में, आरोही में या अवरोही में, या फिर बोल देंगे इनको क्रमानुसार लगाएं। तो दोस्तों आपको यही ध्यान रखना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त मतलब सभी नागरिकों को, एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, सीक्वेंस से लगाने हैं। तो आपको ध्यान रखना है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, थर्ड पे है समाजवादी, फिर है पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक
आर्थिक राजनीतिक न्याय। अब दोस्तों यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ऐसे पूछ लेंगे भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार डायरेक्ट दे देंगे, 2 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के। तो दोस्तों डायरेक्ट प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार के। 3 प्रकार के तो पता आए तो लगा देना डायरेक्ट 3 प्रकार पे। और फिर पूछेंगे ये 3 प्रकार है कौन कौन से, ऐसे दे देंगे सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। तो आपको ये तीनों प्रकार के जो न्याय हैं उनको याद कर लेना है। ये है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय। न्याय आए तो संख्या याद रखना, 3 न्याय की बात हुई गई, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। और दोस्तों जो मैंने ये बताया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। दोस्तों ये क्या है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति है। अगर आए भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है, तो आपको ध्यान रखना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भारतीय संविधान की प्रकृति है। तो कई बार ऐसे भी प्रकृति से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये हो गया प्रस्तावना से देख लो दोस्तों, अगर आपको प्रस्तावना याद है तो इससे ही अपने 7-8 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। 2-3 बता दी मैंने। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दोस्तों स्वतंत्रता से पूछेंगे कि जो भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता मतलब कि लिबर्टी की बात की गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। डायरेक्ट पूछेंगे कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, जैसे कि एसएससी वगैरह में, पीसीएस लेवल तक भी दोस्तों डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात हुई है। तो आपको जैसे ऐसे देंगे 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात, 4 की, 5 की, या इनमें से कोई नहीं, या बीपीएससी में ऐसे दे देते हैं इनमें से कोई नहीं या 1 से अधिक। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के तो न्याय की बात वो मैंने समझा दी कौन कौन से हैं, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब वो 5 प्रकार कौन से हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। एक तो विचार, देखो क्या है, समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्लस स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, एक तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी है वो बताने जा रही हूँ। आएंगे ऑप्शन में तो आपको लगाना है वो क्या है, वो है जैसे विचार की। डायरेक्ट तो यही पूछेंगे कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो 5। अगर ऑप्शन में ऐसे है 2, 3, 4, 5 तो आपको 5 प्रकार की रखनी है। अगर पूछ ले कि ये कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म मतलब कि हम कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, और उपासना। ये आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता याद रखनी है। अब क्या है, धर्म उपासना प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए आगे प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। अगर समता आए कि कितने प्रकार की प्रस्तावना में समता की बात की गई है, तो 2 ध्यान रखना, एक तो प्रतिष्ठा और दूसरी अवसर की समानता। क्या दोस्तों, एक तो प्रतिष्ठा और प्लस अवसर की समता की बात की गई है प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता की और व्यक्ति की गरिमा की भी बात की गई है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की भी बात की गई है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, आज आपको पता है मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको संविधान सभा और जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण है वो पूरा कंप्लीट कराया। जो अगर आपको भारतीय संविधान सभा के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आपको मेरे पिछले लेक्चर देखने होंगे, तभी आप इस लेक्चर को भी कनेक्ट कर पाएंगे। वो किस पे देखेंगे, EPS बाय प्रीति सिंह सर्च करना है, देन आपको मेरी जो इंडियन पॉलिटी की क्लास है GS सेकंड की UPSC PCS के लिए वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो सारे लेक्चर आपको देखने, देन आप इस क्लास को भी कनेक्ट कर पाएंगे। अभी आगे क्या है दोस्तों, प्रस्तावना में दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा
अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इसे संविधान को, अब यहाँ से मैंने पिछले जो लेक्चर लिया था संविधान सभा का तो उसमें भी क्वेश्चन बताया था, आज फिर बता देती हूँ क्योंकि ये अपनी प्रस्तावना में है। दोस्तों इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कब संविधान सभा द्वारा, कब संविधान सभा में 26 ऐसे आएगा, अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित संविधान को, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन के फॉर्म में बता रही हूँ। ये तो देखो प्रस्तावना पूरी है पर मैं क्वेश्चन भी बताते चल रही हूँ कि कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से कि संविधान में, संविधान को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अंगीकृत, ये 3 वर्ड याद रखना है आपको, 3 शब्द, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। क्या दोस्तों, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। संविधान सभा को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, तो ऐसे देंगे आपको 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 या ऐसे दे देंगे 24 जनवरी 1950 या 24 नवंबर 1949। तो दोस्तों आपको याद रखना है संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। इससे दोस्तों यूपीपीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर देख लेना अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। तो आपको बस एक ही चीज माइंड में रखनी है, ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, बात खत्म। अभी देखो ये हो गया, ये प्रस्ताव दोस्तों, ये थी अपनी पूरी प्रस्तावना। कहाँ से स्टार्ट थी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को क्या, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय, 3, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता कितने प्रकार की, 2, प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, यूनिटी और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख उस टाइम की 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इसे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों ये थी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो हमारा एक नागरिक होने का कर्तव्य भी है। हम सबको दोस्तों ये प्रस्तावना याद होनी चाहिए। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा कर्तव्य है, बाकी इसलिए भी क्योंकि इससे अपने बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं डायरेक्ट। अगर आपको प्रस्तावना याद है और फिर किसी भी क्वेश्चन के फॉर्म में आए, कैसे भी वो एग्जामिनर, कैसे भी यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो या कोई स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कैसे भी तोड़ मरोड़ के देगा ना, अगर आपको प्रस्तावना याद है तो दोस्तों गुंजाइश ही नहीं है कि आप गलत टिक करके आएंगे, क्योंकि अपने माइंड में प्रस्तावना दोस्तों छपी होनी चाहिए या तो टिप्स में होनी चाहिए। तो आपको ये प्रस्तावना अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगी, इतनी टफ बात नहीं है, हो जाती है याद 3-4 बार ऐसे घूमते घूमते। अगर आप मेरा लेक्चर भी सुनेंगे तो भी आपको ये याद हो जाएगी, तो आपको ये याद कर लेनी है। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अभी मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझा रही हूँ, तो सारी चीजें वैसे भी कवर होती हुई चलेंगी। अब देखो क्या है, पहले क्या प्रस्तावना, जो अपनी प्रेम्बल है, जो अपनी उद्देशिका है, क्या प्रस्तावना की प्रकृति वाद योग्य है, ऐसे आएगा। क्या प्रस्तावना की प्रकृति वाद योग्य है, तो दोस्तों आपको याद रखना है जो प्रस्तावना है उसकी प्रकृति वाद योग्य नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट से दोस्तों ना सिर्फ यूपीएससी पीसीएस बल्कि जैसे नेट जीआर वगैरह के एग्जाम होते हैं ना जो पॉलिटिकल साइंस से देते हैं, तो वहां पर स्टेटमेंट से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं बता रही हूँ कि कैसे स्टेटमेंट आती है। जैसे किसने कहा, ऐसे दे देंगे, किसने कहा जो संविधान की प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्या है दोस्तों स्टेटमेंट, ये है किसने कहा संविधान की प्रस्तावना मतलब कि उद्देशिका हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो दोस्तों ये कहा था
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने। किसने दोस्तों? ये कहा था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसे दोस्तों आप ऐड कर सकते हैं जब आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे ना, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगी आपको लिखने के लिए, तो इसे आप तब भी ऐड कर सकते हैं कि जो हमारे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे, इन्होंने ही कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो ये आपको तब वहां पर भी ऐड कर देनी है स्टेटमेंट दोस्तों हम जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग होती है उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई महत्वपूर्ण कोट होते हैं विवेकानंद जी के, तो उन्हें हम निबंध में ऐड कर सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कोट्स हैं इतने अच्छे अच्छे, तो उनको हम निबंध वगैरह एथिक्स के पेपर में ऐड करते हैं। तो जब हम उनकी तैयारी करेंगे निबंध की और एथिक्स की, वो मैं तब आपको अपडेट करती हुई चलूंगी कहां पर कैसे ऐड करनी है चीजें। अभी दोस्तों ये तो हो गया क्वेश्चन, प्रस्तावना करा दी, 2-3 क्वेश्चन कराए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने प्रकृति वहां पर भी समझाई थी, अभी फिर बताती हूँ डायग्राम से। जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति से पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस से, एग्जाम में सीक्वेंस लगाने को आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पहले क्या आएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर क्या आएगा? समाजवादी, फिर आएगा पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रकृति से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो भी मैं कराने जा रही हूँ, ये तो आप इस पे आप लगा लो 3 स्टार। ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पिछली ही साल UPSC के एग्जाम में आया है क्वेश्चन। अब वो कैसे आया वो मैं बताने जा रही हूँ। राज्य होने के लिए क्या क्या तत्व आवश्यक है? PCS जो IAS का एग्जाम था UPSC का, उसमें कैसे क्वेश्चन आया था कि एक राज्य होने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं, तो उसमें 4-5 दिए हुए थे, तो हमें सीक्वेंस से लगाने थे कि जिन बच्चों ने IAS का एग्जाम दिया था तो उन्हें पता होगा, तो उन्हें सीक्वेंस से लगानी थी चीजें। अब दोस्तों मैं बताने जा रही हूँ कि एक राज्य होने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों आपको 4 तत्व ध्यान रखने हैं। एक तो भूमि कि एक राज्य तभी राज्य कहलाया जाएगा अगर उसके पास भूमि है। दूसरा जनसंख्या, ठीक है, लैंड और पॉपुलेशन, लैंड पॉपुलेशन गवर्नमेंट। थर्ड है सरकार, और जो फोर्थ है दोस्तों संप्रभुता। दोस्तों ये 3 तो ठीक है, लेकिन जो ये संप्रभुता है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी राज्य के पास संप्रभुता नहीं है तो वो एक राज्य नहीं कहलाया जाएगा। तो ये आपको चारों तत्व ध्यान रखने हैं। ये दोस्तों IAS प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ये जब IAS लेवल में पूछा गया है तो दोस्तों स्टेट PCS में भी ये पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या एक राज्य होने के लिए आवश्यक जो तत्व है वो कौन कौन से हैं। पहला क्या है? भूमि मतलब कि लैंड। सेकंड क्या है दोस्तों? जनसंख्या, जिसे कि हम पॉपुलेशन कहते हैं। थर्ड क्या है? अपनी गवर्नमेंट मतलब कि अपनी सरकार होनी चाहिए। चौथा क्या है दोस्तों? संप्रभुता। ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व है, तो इसको आपको एकदम बैठा लेना है। जिस स्टेट के पास संप्रभुता नहीं होगी तो मतलब वो राज्य नहीं कहलाया जाएगा। दोस्तों ये IAS प्री का क्वेश्चन है, तो आप सोच ही सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण होगा। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कैसे बना है प्रस्तावना से। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान, अंगीकृत जैसे कि मैंने 3 वर्ड बताए हैं कि ये भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसे तो दोस्तों आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ये तो क्वेश्चन आता ही है, रिपीट भी होगा और घुमा फिरा के फिर से ये PCS में पूछा जाना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 नहीं थे। जो ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है ना, ये भारतीय संविधान जब अंगीकृत हुआ था तब ये शामिल नहीं थे, इनको बाद में शामिल किया गया। तो इनको कब जोड़ा गया? एक तो ये हो गया कि अगर आए सम्मिलित नहीं थे तो आपको ये तीनों शब्द लगाने हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तो हो गए क्वेश्चन तैयार। अभी नेक्स्ट मैंने इसी में डायग्राम से समझा रही क्यों अलग से लिखना। तो अगर ये तो हो गया नहीं थे, अगर आए जोड़े गए मतलब कि प्लस किए गए प्रस्तावना में, तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 26 नवंबर 1949 में जब संविधान अंगीकृत हुआ था तब नहीं थे, लेकिन ये जोड़े तो गए, कभी ना कभी तो जोड़े गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ये तीनों शब्द समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष और जो ये अखंडता शब्द है, आखिरकार ये जोड़े कब गए? तो ये बताने जा रही हूँ कब जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 मतलब कि 1976 द्वारा। दोस्तों आप प्रीवियस ईयर देख लेना, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द भारतीय संविधान में कब जोड़े गए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अच्छे से, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया। दोस्तों ये क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट कैसे बनाए? उद्देशिका, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, ठीक है, जो अपनी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, लेकिन यह कब स्वीकार किया गया? संविधान का भाग है, जो प्रस्तावना है वो अपने संविधान का भाग है, लेकिन ये आखिरकार स्वीकार कब किया गया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। क्या कब दोस्तों? 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह जोड़ा गया था, मतलब स्वीकार किया गया था। उद्देशिका संविधान का भाग है, ये कब स्वीकार किया गया? इससे पहले केशवानंद भारती जो वाद हुआ था 1973, इससे पहले दोस्तों उद्देशिका जो है ये प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये नहीं था। संविधान का ये भाग बनी कब बनी? जब ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का विवाद हुआ था 1973, इसके द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया था। जो अपनी संविधान की प्रस्तावना है, ये जो प्रस्तावना है वे संविधान का भाग है। तो अगर ऐसे आए ना, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये कब स्वीकार किया गया? तो आपको ध्यान रखना है 1973 में जो केशवानंद बनाम केरल राज्य विवाद, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें ये इस वाद में ये एक्सेप्ट कर लिया गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग ही है। अब दोस्तों ये तो हो गया, और ये नहीं माना था, मतलब उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग नहीं है। तो ये कब माना था? ये जो बेरुबारी वाद 1960 तक यही माना जाता था कि जो संविधान, ये प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर ये केरल वाला जो विवाद हुआ था, इसमें एक्सेप्ट कर लिया था कि जो प्रस्तावना है वो अपने संविधान का ही एक भाग है। तो दोस्तों ये आपको दोनों चीज, भाग है ये कब स्वीकार किया गया? 1973 केशवानंद बनाम जो केरल राज्यवाद था उसमें। और नहीं माना, संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, ये आ जाए, ये नहीं पे फोकस करना है भाग है और नहीं है। क्योंकि एग्जाम में दोस्तों ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती है, हम आया कि संविधान का भाग है, उस पर नहीं जाएगी, नहीं पे नजर कि नहीं पूछा या है, तो अपने इतने होता है ना कि ये तो पढ़ रखा है अपन ने, तो लगा के आ जाते हैं। तो अगर है और नहीं है तो एकदम फोकस करके, जो आपको एकदम ये होता है ना, ये हमें याद है, तो उस पे और 1-2 मिनट और खर्च करो कि भाई अच्छे से पढ़ लूँ, आखिरकार पूछा किया गया है। तो दोस्तों ऐसी कई बार एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिनको जब आके चेक करते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि ये तो इतने अच्छे से पढ़ा था, ये कैसे गलत हो गया। बजाय उनकी कि जो हमारे 1-2 बार पढ़ते हैं वो हो जाते हैं गलत, तो उनका तो यही कि अच्छे से नहीं पढ़ा। जो चीज अच्छे से पढ़ी होती है ना वो गलत हो जाती है, उसका डबल दुख होता है। तो अपने को है पे और नहीं है पे फोकस ज्यादा करना है। तो अगर है भाग है तो ये तो माना था 1973 में, और नहीं है तो ये माना था 1960 में बेरुबारी वाद में। मूव करते हैं दोस्तों प्रस्तावना के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। जो प्रस्तावना है वो संविधान की मूल आत्मा है, ये किस वाद में माना? प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल आत्मा है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि भाई जो संविधान की आत्मा माना गया प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। लेकिन कि अब ये है क्वेश्चन, प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, ये किस वाद में माना गया? तो आपको ध्यान रखना है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो दोस्तों ये आपको तीनों वाद, चाहे वो 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हो, या बेरुबारी का वाद हो 1960 का, या फिर अपना ये गोलकनाथ वाला हो, ये आपको तीनों चीज माइंड में बैठा लेनी है कि किस में प्रस्तावना के बारे में क्या कहा गया। अगर आप तीनों ये चीज बैठा लोगे ना तो एग्जाम में कैसे घुमा फिरा के आए अपन राइट ही करके आएंगे। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किसने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा?
किसने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा? किसने प्रस्तावना को, किसने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा? किसने, यहाँ पर संविधान की बात है, किसने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा? तो ये कहा था बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। दोस्तों मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं। ये आपको पता है आर्टिकल 32 में है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? क्या है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो जैसे कि वैसे तो सभी भारत की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा माना गया, लेकिन जो बाबा साहेब अम्बेडकर थे उन्होंने जो संवैधानिक उपचार हैं उन्हें भारतीय संविधान की आत्मा माना है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये भी आपको अपना तैयार कर लेना है। तो दोस्तों ये थे आज की प्रस्तावना के, जो मैंने पूरी प्रस्तावना करा दी आपको, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो करा दिए। अभी दोस्तों इसकी प्रस्तावना की मुझे एक क्लास और लेनी है जिसमें इसके और महत्वपूर्ण, अभी तो मैंने आपको साथ साथ जब प्रस्तावना पढ़ाई तो मैंने क्वेश्चन भी बता दिए कि यहाँ से ऐसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके और काफ़ी क्वेश्चन बचते हैं। तो मैं एक जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको जितने भी और क्वेश्चन बने हैं, जितने भी तरीके से बने, तीन चार सोर्स मैं इंडियन पॉलिटी के लिए फॉलो करती हूँ, तो उन सब से देख के किसमें क्या है, किसमें बुक में क्या छूटा है, किसमें क्या एक्स्ट्रा है, तो वो सब इकट्ठा करके कंटेंट तैयार कर लूँगी और मंडे को पूरी जो अपनी प्रस्तावना के बाकी क्वेश्चन बचे हैं उनकी क्लास ले लूँगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको अपनी नई क्लास में। प्रस्तावना की ही मंडे को मिलेंगे, कल मैं क्लास नहीं लूँगी, कल सबको अपनी रिवीजन करनी है। दोस्तों मैं हर क्लास में यही बोलती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ और आज मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। इस क्लास को लेने के बाद इसको भी ऐड कर दूंगी वहाँ पर, तो आपको क्लास को पूरी देखनी है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट हो रहा है, क्लास को आपको शेयर करना है और क्लास को पूरा देखा करें, तभी लाभ उठा पाएंगे, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी माइंड से और एग्जाम में फिर दिक्कत आएगी। और दोस्तों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रिवीजन करते रहें। आज मैं ये क्लास पूरी डाल दूंगी। क्या करूंगी, जितने मैंने इंडियन पॉलिटी के जीएस सेकंड की जितनी क्लास ली हैं, 6 क्लास हो जाएंगी ये आज मेरी, 6 की 6 का मैं पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगी। आपको पीडीएफ निकलवा लेनी है और पूरे हफ्ते जो मैंने चीज़ें करवाई हैं उनको दोस्तों रिवीजन करना है, तभी आप जो मैं मंडे को क्लास कराऊंगी उससे आप एकदम कनेक्ट कर पाएंगे। कोई जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो तो जुड़े ही हुए हैं, जो नए जुड़ेंगे उनको जैसे ये क्लास देखेंगे ना तो थोड़ी दिक्कत होगी। अगर वो मेरी पुरानी क्लास देखना चाहते हैं तो ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर देखें, वो क्लास आप देख लेंगे ना तो एकदम से कनेक्ट कर पाएंगे कि मैम का तरीका ये है, फिर आप मतलब काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों अंत में यही कहूँगी कि अपनी रिवीजन करते रहें, एकदम तैयारी पे, अपनी पढ़ाई पे 100% फोकस रखें। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर मेंस के लिए अभी नहीं, मैं सोचूँ क्वेश्चन भी करा दूँ ना, एक बार सारे क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर आपको मंडे को एक मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दूंगी, तो आपको वो लिखना है और फिर आपको टेलीग्राम पे शेयर करना है मेरे वाले, फिर मैं चेक करके फिर बताऊंगी। कहीं पर भी दिक्कत आती है तो मैं जैसे मंडे क्लास लूंगी, नेक्स्ट क्लास में आपको प्रस्तावना का एक पूरा प्रश्न मेंस के लिए हल करा दूंगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको मंडे की क्लास में अपने प्रस्तावना के साथ। जय हिंद, जय भारत।